4 मिनट से ज़्यादा तो मत देना एक क्वेश्चन पे, क्योंकि वो है तो 3 नंबर का ही। सबसे टाइम एलोकेट कर लो कि आप शुरुआत के 5 मिनट में वीआरसी का सिलेक्शन बना लोगे, सिलेक्शन ए बी और सी से। ये मतलब कि सबसे ईजी कौन से, सबसे पहले कौन सी अटैम्प्ट करनी है। तो वो ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना इन तुक्का एनी ऑफ द तुक्का केस। उसमें तुक्का तो लगा ही तुक्का लेना। तो लगाना टाइप इन वाले में तुक्का लगा लेना, क्योंकि नुकसान तो है नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग इन टाइप। Hi, welcome again in this another episode of Unfiltered with Kaushal Yadav from I am Bodh Gaya। हमने लेटेस्ट वीडियो बनाई, उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि कैट की स्ट्रेटजी वीडियो भी एक बना दी जाए। तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ बचे हैं वीडियो के अंदर। तो मेरे पास मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं, सिद्धांत और लक्ष्य पहूजा। सिद्धांत वीआरसी के लिए अपने कॉलेज के अंदर मैक्सिमम स्कोरर है एंड ऑलमोस्ट डीएलआर में दोनों का सेम स्कोर है 99 98। 99 फॉर वीआरसी, 98 फॉर डीएलआर। और सिद्धांत भी एक नॉन इंजीनियर है, मैं एक नॉन इंजीनियर हूँ, और लक्ष्य एक इंजीनियर है। तो डीएलआर में नेचुरल है उसका स्कोर लाना। लेकिन सिद्धांत से हम जानेंगे कैसी कैसी स्ट्रेटजीज़ रही हैं, क्या नॉर्मल पिटफॉल्स हैं जो नहीं करने चाहिए बच्चों को एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी बताई स्ट्रेटजीज़ फॉलो करो या हमारी सुनी परसेंटाइल से इन्फ्लुएंस हो जाओ। देखो ऐसा है, अभी के समय 80% बच्चे ये सोचते हैं कि किसकी कितनी परसेंटाइल आ रही है, हर वीडियो पे कमेंट करना, ये सब छोड़ दो। ये सब करते रह जाओगे तो यही सब रह जाएगा और अगले साल फिर से यही सब करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल एडमिशन नहीं होने का। फिर अभी सिर्फ फोकस करो कैट लिखने पे, लोन प्रोसेस वगैरह, कौन सा कॉलेज की क्या कट ऑफ है, सैप की क्या कट ऑफ है, ये सब बाद में देख लेंगे ना। एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी उस चीज़ के लिए भी। मैं भी बहुत सोचता था, वैसे से कहना बहुत आसान है बट इस चीज़ को फोकस करो, कैट पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो कहीं और, कैट पे ही वेस्ट करो जितनी करनी है आपको। मॉक्स में वेस्ट करो, कहीं पढ़ाई लिखाई में वेस्ट करो। अब नॉन इंजीनियर पर्सपेक्टिव से ज़्यादा वीडियो सेंट्रिक रहेगी, क्योंकि उनको थोड़ी ज़्यादा टेंशन रहती है। इंजीनियर्स तो नॉर्मली कर लेते हैं, और इंजीनियर्स के लिए वीआरसी की जो स्ट्रेटजीज़ है वो सिद्धांत बताएगा। तो सिद्धांत के पास मैं माइक दे रहा हूँ। सिद्धांत से वीआरसी के जानेंगे, देन लक्ष्य डीएलआर का बताएगा कुछ ना कुछ, फिर सिद्धांत का कंट्रीब्यूशन सब सब्जेक्ट में रहेगा, क्योंकि हमारे बीच में यही टॉपर है। सो कैरी ऑन सिद्धांत। थैंक यू भाई। तो वीआरसी की मैं शुरू करते हुए आता हूँ। मेरा हमेशा से इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था बचपन से। दैट इसके पीछे एक रीज़न था कि मैं बचपन से मम्मी ने मेरे को किताबों में रखा, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ाया पापा ने, तो वो एक बेस तो बना हुआ था मेरा बचपन से। उसके बाद एक और रीज़न था कि मैं पहले बिफ़ोर कैट मैं अटेम्प्ट कर रहा था जीमैट का, तो मैंने उसके लिए भी इंग्लिश की तैयारी कर रखी थी काफ़ी। तो जब मैं कैट का अटेम्प्ट करने आया तो मेरा सिंपल था, मेरे को पता था कि मेरे को 24 क्वेश्चन है, तो 24 के 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने पहले 2-4 मॉक दिए, उतने मेरे को पता लग गया कि 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहूँ तो हो जाएगा। तो अब मेरे को बस देखना था कि मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करूँ, किस फ्लो में करूँ कि वो मेरे को नेचुरल लगे, कि मैं एग्ज़ाम के दिन बैठूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को ये ऐसे ही करना है, इसी ऑर्डर में करना है। तो मेरा बहुत सिंपल था। अब जैसे कि अगर सबको पता होगा, बट मैं बता देता हूँ ऐसे ही, कि टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चन हमारे आरसी के होते हैं और बाकी 8 वीए वाले होते हैं। तो मैं ऐसे जाता था कि आई यूज़ टू डू 2 आरसीज़ फर्स्ट। तो 6 मिनट आई यूज़ टू गिव फॉर ईच आरसी। और उस 6 मिनट में अब एवरी आरसी में 4 क्वेश्चन होते हैं अपने अपने। तो मैं पहले मिनट में आई यूज़ टू जस्ट एक ओवरव्यू पढ़ता था आरसी का, कि मुझे पता हो कि आरसी किस बारे में है और किस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, बस इतना ही। और उसके बाद अपने क्वेश्चन में जाओ, हर एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट देता था। और वो क्वेश्चन जिस पैराग्राफ के बारे में बात कर रहा है ना, तो मैं उस पैराग्राफ पे आता था, फिर वहाँ पढ़ता था और आंसर करता था। और इसके बाद भी 1 मिनट मैं छोड़ लेता था अपने लिए, कि कहीं किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाए, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाए, नहीं समझ आ रहा। ऐसे करके मैं 6 मिनट में एक आरसी करता था। तो 6 मिनट 12 मिनट में पहले 2 आरसी कर लेता था, और फिर जो बाकी के 8 मिनट में मैं करता था 4 वीए के क्वेश्चंस, कोई से भी जो मेरे को लग रहे हैं कि अभी हो रहे हैं तो करते जाओ। और अभी हो गए 20 मिनट। अब इसके बाद वापस वही रिपीट, कि वापस अपने 2 आरसी कर लिए और फिर 2 वीए कर लिए, 4 वीए कर लिए। तो इस तरीके से जाता था मैं तो अपने स्ट्रेटजी में। भाई व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि देखो, मेरा बैकग्राउंड है मेडिको से और सिद्धांत है बीकॉम। तो अपन दोनों नॉन इंजीनियर्स है। तो सिद्धांत को ऐसा लगता होगा शायद कोई इकोनॉमी वाला जो कोई पैरा आता हो, तो ऐसा लाइकिंग होती है उसकी तरफ। तो एक तो भाई ये ट्रैप है मेरे हिसाब से, कि जैसे मेरे को कोई मेडिकल वाला कोई मिल जाता था तो मैं सोचता था ये तो बड़ा ईजी है, सब समझ में आएगा। एक्चुअली सब समझ में आ जाना पैराग्राफ से डजन कंस्टिट्यूट कि आप सारे आंसर सही दे दोगे। एक्चुअली उससे थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जरूर जाती है। तो पैराग्राफ की लाइकिंग की तरफ ये कॉमन पिटफॉल है, उस तरफ मत जाना। हर तरीके के पैराग्राफ को बराबर इंपॉर्टेंस देना। एक चीज़ और कि ये है कि मेरे को कभी पैराजम्बल्स नहीं हुए, मेरे से कभी नहीं हुए सोल्व। मतलब मैं एट दी एंड जाके पैराजम्बल्स में गड़बड़ कर ही देता था। शुरुआत के 3 ऑप्शन सही होते थे और चौथा 2 ऑप्शंस में गड़बड़ ऐसी फंस जाती थी मेरी, मेरे को समझ नहीं आता था कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। तो ओड वन आउट वाज बिट ईजियर फॉर मी।
तो सबका अपना अपना होता है फोटे कैसे है। तो ये जो भी सिद्धांत ने बताया, ये मोर और लेस एक जनरल स्ट्रेटजी है। अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। सिद्धांत 1 मिनट लेता है तो आप 2 मिनट भी ले सकते हो। सिद्धांत ने पूरे 24 सवाल किए तो आप 20 सवाल भी कर सकते हो। फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। जितनी बढ़िया एक्यूरेसी रहेगी, कम अटेम्प्ट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 24 के 24 अटेम्प्ट करने की नीड नहीं है। कम अटेम्प्ट इज़ बेटर विद 100% एक्यूरेसी। इवन 95% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आपने 18 सवाल अटेम्प्ट कर दिए तो बहुत है। और मैं अभी से बताता हूँ, देखो अगर आप कोई सेफ स्कोर अज्यूम कर रहे हो अपने मन में, तो डेट वुड बी अराउंड 60+ फॉर जनरल फ्रेशर और 50+ फॉर OBC EWS एंड SC के लिए 40+। ये सब मैं फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ तीनों स्कोर्स। बाकी अगर आपके पास वर्क एक्स है तो यू कैन इवन गेट विद 35 स्कोर OBC इन IIM बोधगया या जम्मू या संबलपुर या सिरमौर या किसी भी बेबी IIMs के अंदर लास्ट में कॉल्स आ जाती हैं, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। SC के लिए इवन लोअर देन डैट, तो टेंशन की तो कोई लोड ही नहीं है। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा किसी की तरह कि छः सवाल कर लो तो हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। हाँ, मोटिवेशन फैक्टर ठीक है बोलने के लिए कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 6 सवाल तो कर लिए। एक ये है कि एग्ज़ाम लिखते ही आपको पता चल जाता है कि आपका कैसा स्कोर रहा है, क्या रहा है। 2 दिन बाद आंसर की आ जाती है, तो आप मैच करके आपका आइडिया पड़ जाएगा कि कैसे करना चाहिए। और इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स वगैरह सब बात की बातें। अब मैं सिद्धांत से सवाल पूछता हूँ। सिद्धांत, पैरा जंबल का कैसे सीन रहता है भाई? पैरा जंबल पे थोड़ा एनलाइटन कर दो यार। तो पैराजंबल में क्या होता था कि मैं मोस्टली अपने इंस्टिंक्ट पे जाता था कि मैंने एक बार पढ़ा और मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा ही है, तो मैं उसको चक्कर देता था कि अब वो चाहे गलत भी हो, लेकिन मैं अपने इंस्टिंक्ट पे काम करता था, क्योंकि मेरे को बिलीफ है कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में इतनी अलग अलग जगह से रीड कर रखा है कि मेरे को अगर इंस्टिंक्ट लग रहा है कि सही है तो सही होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट जब सबका बेस नहीं होता नेचुरली, तो अगर किसी को लग रहा है कि पैराजंबल बहुत टफ लग रहा है, तो एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो है कि तुम अलग अलग चीज़ें पढ़ो। अब न्यूज़पेपर उठा रहे हो तो सिर्फ वो मत पढ़ो कि तुमने सिर्फ एंटरटेनमेंट पढ़ लिया और रोक दिया, उसमें तो कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। थोड़ा बहुत एक आर्टिकल पढ़ लेते हो ना अलग अलग तरीके से, तो वो जिस तरीके से फ्रेज करते हैं वर्ड्स को, जिस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेज करते हैं, पता लगना शुरू हो जाता है। और एंड में अगर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, छोड़ने में कोई कितना टाइम देना चाहिए पैरा जंबल पे? 4 मिनट से ज़्यादा तो मत देना एक क्वेश्चन पे, क्योंकि वो है तो 3 नंबर का ही। हाँ हाँ, टाइप इन तो करना है, तो वो 3-4 मिनट से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा वाइस देना। बट और छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, सवाल बिल्कुल छोड़ सकते हो। मेरा तो VRC स्ट्रॉन्ग था सेक्शन, इसलिए मेरे को था कि मुझे सारे करने हैं। अब बाकी सेक्शन से मैं भी छोड़ के आया हूँ सवाल। एक ब्लंडर बताता हूँ मैंने कैसे किया था। देखो फर्स्ट स्लॉट होने की वजह से क्या हुआ था कि पैरा जंबल के बाद ना ओड वन आउट आते थे, तो उसके अंदर भी हमने ना ओड वन आउट की तरह हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो था सेंटेंस फॉर्मिंग वाला क्वेश्चन। तुम्हारा तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया था क्या वो? मेरे को हाँ पढ़ लिया था। मैंने नहीं पढ़ पाया। तूने पढ़ा था क्या वो सवाल? मैंने पढ़ा था, मैंने सही किया था। तो एक कॉमन पिटफॉल है, एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐड कर दिया और स्लॉट 1 में था वो, तो बड़ी दिक्कत हुई। तो वो बहुत टाइम वेस्ट हो गया और समझ में नहीं आ रहा, और वो क्वेश्चन हो गया गलत। तो हमने अटेम्प्ट कर दिया ओड वन आउट की तरह, क्योंकि आइडिया ही नहीं रहता। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मॉक्स दे के हैबिचुअल हो जाते कि अच्छा ये सवाल है तो इसी कैटेगरी का सवाल है, डोंट डू दिस मिस्टेक। तो एक बारी नज़र ज़रूर मार लेना। और अगर आपका स्लॉट 1 नहीं स्लॉट 2 या 3 है तो स्लॉट 1 के एनालिसिस आ जाते हैं यार यूट्यूब पे, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बना देते हैं, डाल देते हैं, वो देख लेना, तो उससे भी एक हेल्प हो जाती है। अच्छा सिद्धांत, VRC के लिए जैसे 4 क्वेश्चन है VRC के अंदर, और ज़रूरी है कि चारों सवाल करें, एक सवाल छोड़ दें, टाइम बचता है, फ़ायदा होता है, या दिमाग लगाएं? जो सवाल लग रहा है कि कर लोगे उसको पक्का करो टाइम लगा के। जिस पे डाउट आ रहा है उसको बचा के रखो आखिरी के लिए। ये नहीं कि पहले उन पे ध्यान दे दिया कि तुम्हारा सारा टाइम निकल गया और तुम्हारे पास लग रहा है कि तुम्हें आता हो बट टाइम ना बच रहा उनके लिए। पहले वो सवाल कर लो जो आते हैं पक्के पक्के। और ये हर सेक्शन में ही मोस्टली यही है कि जो आते हैं पहले उनको कर लो ताकि नंबर तुम ले लो। उसके बाद तुक्के मत मारना, क्योंकि VARC में तुक्के मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग ले जाएगा। और बहुत लोगों को देखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा ग्रेड ड्रॉप हो जाता है। मतलब ग्रेड ड्रॉप कह रहा हूँ, पर्सेंटाइल गिर जाती है काफ़ी। मेरा ग्रेड ड्रॉप की आदत है। देखो एक चीज़ है कि मोरल सिद्धांत का ऐसे है कि 4 VRC आ रही है आपके पास, तो आप ना फटाफट पहला पैराग्राफ देख लो कि आपको समझ कौन सी आ रही है VRC। फिर उस हिसाब से टाइम एलोकेट कर लो कि आप शुरुआत के 5 मिनट में VRC का सिलेक्शन बना लोगे, सिलेक्शन A, B और C से। A मतलब कि सबसे ईजी कौन से, सबसे पहले कौन सी अटैम्प्ट करनी है, फिर B से, फिर C से। और 4 में से अगर आपने 3 VRC अटैम्प्ट कर ली, यू आर गुड, हो गया। फिर अपना अलग देखो। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट के जो 1 मिनट है उसमें थोड़ा दिमाग कूल ऑफ होना चाहिए और DLR सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि एकदम से जैसे आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पर टिक करने वाले हो और आपका टिक नहीं हो रहा और अचानक से सेक्शन चेंज होता है। मेरे साथ हुआ था भाई ये।
अचानक से जब सेक्शन चेंज होता है ना तो एकदम से दिमाग ऐसे हो जाता है कि यार शिट मैं वो क्वेश्चन टिक कर देता, वो हो जाता। और अब DLR के अंदर एकदम शिफ्ट करना है तो वही वहाँ पे वो धक्का सा लगता है एकदम पीछे कि अरे यार वो भी रह गया और अब DLR आ गया। DLR में पहले डर लगता है ये होने नहीं वाला है, नॉन इंजीनियर्स होने की वजह से स्ट्रॉन्ग सूट वाला सेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई VRC में। और अब DLR तो वैसे ही हमें खा जाएगा, फिर आगे DLR बुरा हो गया तो क्वांट में खा जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, ठीक है। VRC हो गई, वो हो गई। अब DLR एकदम फ्रेश होना चाहिए आपके लिए, तो उसके लिए आप 1 मिनट का पोज तो होना चाहिए आपके पास, और उस पोज के अंदर आप रिव्यू करो। नया सवाल अटेम्प्ट मत करो, 1 मिनट में क्या ही कर लोगे। एट द एंड लास्ट का अगर आप सोचो कि हड़बड़ाहट में सवाल कर लो तो वो गलत ही होगा। 1 मिनट के अंदर अगर आप ट्राई भी करोगे तो करने का, टाइप इन की बात अलग है, हड़बड़ाहट में करो तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो DLR आई थिंक मोर और लेस कवर VRC। कुछ और एक्स्ट्रा इनपुट्स? एक अगर चीज़ बोलना चाहूँ तो RC जब पढ़ रहे हो और अगर नहीं समझ आ रहा RC, कुछ काफ़ी बार होता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टॉपिक दे देते हैं कि मतलब हाँ कि बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसमें भी ना अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो एक क्वेश्चन कभी ना कभी दे देते हैं वो जो सीधा आंसर दिया होगा अपने RC में ही। तो सारे क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे एक RC के तो एक आधा क्वेश्चन तो हो ही जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन बिना पढ़े सिर्फ RC पढ़ के निकल मत जाना, क्वेश्चन पे एक बार नज़र मारे ना कि हो सके कि आसान हो। वैसे मैंने ट्राई किया था ये, लास्ट 5 मिनट बची थी तो 5 मिनट में RC सोल्व हो नहीं सकती और बाकी सब मैंने क्वेश्चन कर लिए थे। तो मुझे आइडिया था कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखे और मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है, तो मैं फटाफट उसमें रेफरेंस लेने लगा था अपने पैसेज में। और पैसेज में मुझे दिखता है कि इस पैसेज के अंदर जो उस रेफरेंस है, क्योंकि कई बार इन्फ्रेंस का भी सवाल आ जाता है, तो आप फटाक से उसको कर सकते हो। और वो एक ईजी क्वेश्चन, तो हर RC के अंदर एक क्वेश्चन ईजी बहुत ईजी होता है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट। सेम DLR पे भी चलता है, तो DLR लक से बताएगा। और दोनों 98 वाले बच्चे हैं भाई, हम तो छोटे बच्चे हैं। ये बताइए लक्ष्य। तो DLR की भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। पहले आई गेस 4 मिनट्स में आप लोग सिलेक्ट, मैं क्या करता था कि पहले सारे जो भी 4 सेट्स हैं वो 4 सेट्स पढ़ लेता था 4-5 मिनट में पहले, ताकि मुझे फिगर आउट हो जाए कि कौन सा पहले से स्टार्ट करना है, कौन सा मेरे को लग रहा है कि ईजी है। और मेरा जो था वो LR स्ट्रॉन्ग था, तो मेरी LR की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि क्वेश्चन पढ़ के उसके बुलेट पॉइंट्स बना लेता था। और जनरली मतलब आई हैव बीन हैबिचुअल टू लाइक सॉल्विंग पजल्स एंड गेम्स, तो मैं क्या करता था टेबल बना लेता था। सो माई स्लॉट वॉज 2023, लाइक स्लॉट 1 ऑफ 2023। तो अगर आप लोगों ने मॉक दिया होगा 2023 का स्लॉट 1, तो उसमें एक क्वेश्चन है LRDI का जिसमें मीन मीडियन मोड पे एक क्वेश्चन है, सेट है। तो उस पर मैंने टेबल बना के किया था। टेबल बना के उसकी 4 रोज़ थी और कुछ 5 कॉलम्स थे, जितने जितने लोगों पे वो था, तो सारे बुलेट पॉइंट्स बना लिए थे। उसके बाद उन पे उनके डिजिट्स एलोकेट कर दिए थे, और फिर मीन मीडियन मोड की वजह से उनके जो फाइंड करने थे, जो हिडन नंबर्स थे वो फाइंड करे थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत ईजी सेट था। तो और अगर प्रैक्टिस करी है तो यू विल हैव बीन लाइक गिविंग मॉक्स, एंड उस मॉक्स में होगा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट्स के आते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट्स के आते हैं। तो जब आप ऐसे मॉक्स देते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको बुलेट पॉइंट्स पहले लिखने हैं, फिर सब बुलेट पॉइंट्स की एक स्टोरी बनानी है और उन बुलेट पॉइंट्स को कट करना है। जैसे ही स्टोरी सॉल्व हो जाएगी आपका LR केस सॉल्व हो जाएगा। DI का केस जो आएगा वो बहुत ईजी होगा, पर कॉम्प्लेक्स होगा कैलकुलेशंस में, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज़ कर नहीं पाओगे। परसेंटेज वगैरह में आपको हैंडी होनी चाहिए, जैसे 1/3 इज 33.33 परसेंटेज, एंड 1/7 इज योर 14.28%। तो आपको ऐसे 1/9 बताइए। 1/9 11.11%। तो आपको परसेंटेज ऐसे याद करनी है, और एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा। और एक जो बहुत अच्छी ट्रिक है वो ये है कि अगर DI के सेट में अगर बहुत बड़ा नंबर है, 7 डिजिट 6 डिजिट, वो कई बार लैक्स एंड करोड्स में नंबर दे देते हैं, तो उसको आप पॉइंट्स में ले लेना। 66 करोड़ है तो उसको 66 ही लिख लो, तो वो आपको एक बहुत इजी पुश दे देगा उस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट बड़े बड़े नंबर्स लिखोगे तो वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग है। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं LR पहले सॉल्व करूँ, DI बाद में सॉल्व करूँ, और मैं DI सॉल्व कर ही नहीं पाया था। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी सेट ऑफ मॉक्स दे रहे हो वैसे ही क्वेश्चंस आए। LR में कोई एक सेट ऑफ सिलेबस नहीं है। LR में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया और वहाँ जाके क्वेश्चन कुछ और ही आ जाए। तो इट्स जस्ट लाइक गेम थ्योरी टाइप ऑफ लाइक LRDI तो गेम थ्योरी टाइप का है कि जो भी आ गया आपको उस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको उस तरीके से सॉल्व करना है। और टाइप इन क्वेश्चंस आई गेस मत छोड़ना, उसमें जनरली यही रहता है कि 1 डिजिट आंसर होगा, तो वो ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना।
इन एनी ऑफ द केस तुक्का तो लगा ही लेना। टाइप इन वाले में तुक्का लगा लेना, क्योंकि नुकसान तो है नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग इन टाइप इन आंसर्स। एंड कई बार कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि टाइप इन वाला कोई सेट होता है और उसके अंदर लिखते हैं कि हाउ मेनी टीम्स आर अहेड ऑफ दिस टीम, और एक्चुअली 6 टीम होती है और जो आपकी जो टीम है उसमें से 6 में से कोई एक ही नंबर होगा, तो क्या पता आपने जो तुक्का मारा 1 2 3 वही सही हो, ठीक है ना। और वो तुक्का बहुत बड़ी परसेंटाइल जंप देता है। ये जैसे लक्ष्य कह रहा है कि DLR इसने अटैम्प्ट नहीं किया, मेरे को भी लगता था मेरा स्ट्रॉन्ग सूट LR है और मैंने एग्ज़ाम में DI सोल्व किया था सबसे पहले ईजी था बहुत ज़्यादा वो। और ये जो बात है 66 वाली, 66 करोड़ लिखा 00000 करके वो 66 कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था अभी फर्स्ट टर्म में अकाउंट्स का, उसके अंदर भी एक ऐसी बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन आया था ठीक है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने 00000 करके लिखा था, और अगर कोई थोड़ा सा स्मार्ट था, अगर उसने सिर्फ डिजिट ली थी शुरुआत वाली, तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगर 000 करके लिखे तो बड़ी दिक्कत थी। तो ये हैबिचुअली बिल्ड करता है, और ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब कि कैट से क्या ही हो जाएगा, वहाँ तो कुछ और ही पढ़ाते हैं, यहाँ से ये क्या हो जाएगा। तो भाई इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है एक्चुअली। और यहाँ पे आने के बाद वो सबकॉन्शियसली आप उसको यूज़ करते हो, आपको पता नहीं चलता। अभी इसने बताया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसा हुआ है और हमने भी यूज़ किया है। और LR का ऐसा है, LR और DI के अंदर की अगर आपने 2 सेट कर लिए तो आप टॉप 1% में हो, मतलब बहुत बड़ी बात है 2 सेट पूरे कर लेना। 4 सेट तो सॉल्व होंगे नहीं, और बहुत रेयर केस है कि अगर आपका 2.5 सेट भी सॉल्व हो जाए। हाँ मतलब 2.5 सेट मतलब आप तो क्रीम के भी क्रीम हो, फिर वो वाली चीज़ है। एक सेट सोल्व कर दिया मतलब आप 100% है। हाँ एक सेट 100% करेक्ट एक्यूरेसी के साथ, तो 90 परसेंटाइल फिक्स है। दो सेट करोगे तो 98 प्लस आएगा। और एक बहुत इजी है, आप कोई भी मॉक उठा लो, मॉक छोड़ो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा लो और उसमें उठा के चेक कर लो। एक सेट इतना आसान है कि आपको आधी रात को 2 बजे भी उठा दूँ ना मैं और बोलूँ कि ये सेट करके दे दे, तो आप कर दोगे। है सिद्धांत? हाँ, एक ना एक सेट तो आसान आता ही है। DI का जैसे कहा कि DI का मोस्टली सही आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, बट अगर तुम फास्टली कर पाओगे ना तो वो एक हो जाता है। मैंने भी DI किया था पहले, मैंने भी 2 अटेम्प्ट किए थे सिर्फ, उतने में 98 बन गई थी। तो 98 बन जाती है 2 अटेम्प्ट करके। मैंने तीसरा देखा भी नहीं था, 2 अटेम्प्ट करे उतने में टाइम खा ली, और आखिरी तो 1 मिनट रह गया था, वो छोड़ दिया कि ठीक है कौन सा आएगा कर लेंगे। मार्क्स बता दो। मेरे 22 मार्क्स हैं और उसमें यार मेरे को 98.5% आए। मार्क्स आई थिंक तो मेरे 21 पॉइंट कुछ है स्केल्ड स्कोर, तो इसका तो वही है। हाँ मोरल, हाँ वही। 20 के ऊपर मार्क्स इज इक्वल टू 98 ऐसे मान के चलो। हाँ यू कैन अज्यूम इतना तो आ जाता है। मैं क्या करता था कि मैं सारे नहीं पढ़ता था लक्ष्य भाई के जैसे, मैं शुरू करता था, पहले लगा मुश्किल छोड़ दिया, अब पहले दूसरे में एक ना एक तो लगता था कि कर ही लूँगा, तो मैं उसको जैसे लगा एक कि कर लूँगा उसको शुरू कर दिया सॉल्व करना, फिर अगले पे पहुँचता था। मैं ऐसे इस तरह से जाता था। बट जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आप मॉक्स में करते आ रहे हो, अगर वैसा ही करोगे तो आसान रहेगा आपको असली पेपर। सारे पढ़ने से ये एडवांटेज है कि अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन इजी आप कर लोगे, तो व्हाट इफ सेकंड क्वेश्चन उससे ज़्यादा इजी है। तो बस इसी स्ट्रैटेजी से मैंने सारे एक बार रीड कर लिए थे, फिर मैंने वापस आया और मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो मुझे पहले लगा था कि ये इजी है और हो जाएगा सॉल्व। इसका पिटफॉल ये है कि अपनी लाइकिंग के ऊपर फिर से मत जाना भाई। अगर किसी को लगता है गेम्स एंड टूर्नामेंट का क्वेश्चन वो मॉक्स में कर लेता है और वहाँ पे भी कर लेगा, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। छोड़ना, लेट गो करना ही की है DLR को क्रैक करना। जनरली बच्चों का DLR का सेक्शन ही कट ऑफ क्लियर नहीं होती, और फिर वो चाहे उनकी 99 परसेंटाइल क्यों ना हो, उनको कॉल्स नहीं आती है, IIM से तो नहीं आती है एटलीस्ट। बाकी दूसरे कॉलेजेस बहुत बेटर भी हैं, उनमें एडमिशन भले ही हो जाए। मेरी खुद की पसंद थी कि मैं अपने जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है वो बड़े आसान लगते थे मुझे। सर्कुलर अरेंजमेंट वाले, लाइन अरेंजमेंट वाले, भाई कई बार वो इतना टफ होता है अरेंजमेंट का क्वेश्चन कि वो नहीं ही होता है सोल्व। और 15 मिनट निकल जाएंगे, पता नहीं चलता, 15 मिनट चल जाती हैं ऐसे स्पीड से। हाँ, और फिर जब तुम्हें लगा कि तुमने कुछ 15 मिनट लग गया, तुमने कुछ भी नहीं करा पेपर में, फिर पैनिक होता है। फिर पैनिक सेट होता है। तो एक तो उस पैनिक से मत घबराना। जब भी तुम्हें लगे ना कि भाई पैनिक हो रहा है, फटाफट DI पे भाग लो और DI का सवाल बनाना शुरू कर दो। एक सवाल बना दिया तो हो गया। और अगर तुम्हें सेफ्स खेलना है तो पहले DI बनाना शुरू कर दो भाई। ये मेरी वो अपनी वो है। अच्छा, एक 2022 में 21 में या पता नहीं 19 में, मेरे को याद नहीं है, मैंने एक प्रीवियस ईयर मॉक दिया था, उसमें DI का क्वेश्चन था। उसमें ना स्पाइडर वेब बना के, और उसमें स्पाइडर जैसा ग्राफ था, और वो इतना टफ लग रहा था देखने में कि भाई ये नहीं होगा। भाई घड़ी नाप के करा था मैंने, एग्जैक्टली 4 मिनट में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया था घड़ी से। वो इतना इजी था, और उसको शक्ल देख लो, मतलब वो इतना टफ उसको देख। कैलेंडर वाला ना, जैन फेब मार्च, उसमें तीनों में एलोकेट करना होता है। यार मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट वो एक स्पाइडर के जैसा डिज़ाइन था और वो ग्राफ सा था उसके अंदर, और वो बहुत ही ईजी था। मतलब अगर उसको, मतलब वो रियल एग्जाम में आया था और फर्स्ट टाइम आया था, और उसको देख के एकदम मतलब ऐसे पैनिक सेट हो गया था, भाई ये तो नहीं होगा, छोड़ दो उसको। जब कहते हैं ना DI आसान है, ये उस टाइम की बात है जब ज़्यादा DI के ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, जब 2 घंटे का 3 घंटे का पेपर होता था। अब कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि 2 LR के आएंगे 2 DI के आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि चारों LR आ जाए, चारों DI आ जाए।
तो भाई सरप्राइजेस के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। बस ये सोच के चलना DLR अगर सेल करना है, अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो एक सेट, सिर्फ एक सेट एंड यू आर गुड टू। अब भाई क्वांट का ऐसा है कि इंजीनियर बाबूजी को रहने देते हैं क्वांट के लिए, क्योंकि ये तो पहले से ही मतलब धुरंधर है इंजीनियर है तो क्वांट के लिए तो सिद्धांत बताएगा क्वांट के लिए, और मैं थोड़ा सा इनपुट दे दूँगा उसके अंदर। तो अब मेरा था कि जब मैंने शुरू किया तो मैंने थोड़ा सा लेटर शुरू किया था। मैंने लास्ट 4 मंथ्स में ही शुरू किया था। अच्छा एक चीज़ मैंने पहले बता दूँ, हाँ, ये झूठा एक नंबर का, इसने सिर्फ 2 महीने में तैयारी शुरू करी है ठीक है, ये स्मार्ट ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा डम हूँ, मैंने 1.5-2 साल तैयारी करी है, तो मेरे से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप लोग मैंने 10th में छोड़ी थी मैथ्स, और मैंने 2012 में 10th क्लियर कर ली थी। मेरे पास वर्क एक्स ज़्यादा है, तो मेरे को बहुत टाइम हो गया था पढ़ाई छोड़े, तो वो है मोर और लेस मेरी और सिद्धांत की कहानी सेम है तैयारी के अंदर। बाकी मैं थोड़ा सा इनपुट बाद देता हूँ, उसको बताना। तो जब मैंने सिलेबस देखा पहली बारी कि क्या 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 आता है कैट में, तो मेरे को एक बारी को लग गया कि ये काफ़ी ज़्यादा है, और सिलेबस सही में क्वांट्स का बहुत ज़्यादा है। सारा कवर करना मतलब वाइज भी नहीं है कि सारा कवर करो। पहले की बात है 10th का हाँ syllabus। हाँ, 10th का सिलेबस कह जाते हैं क्योंकि सवाल भी मुश्किल आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है कवर करने के लिए। और अब क्या बात है कि अगर तुम्हारा कौन स्ट्रॉन्ग है फिर तो तुम जाओ उसके लिए, जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है वो तो करो। बट अगर तुम्हें लग रहा है ना कि कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक सबसे बेसिक चीज़ है अर्थमेटिक, जो मतलब हम बचपन से करते आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस। ऐसे हो जाते हैं अर्थमेटिक में तो बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसमें ना कोई फार्मूले, मतलब फार्मूले लगाने को लगा सकते हो लेकिन कॉमन सेंस से ही हो जाते हैं काफ़ी सवाल तो हाँ, यूनिटरी मेथड सबसे सबसे आसान मेथड है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया था पहले ही एक महीने पहले ही कि मैं सिर्फ, और मैंने मॉक भी ऐसे ही दिए, मैं सिर्फ अर्थमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा और बाकी छूँगा भी नहीं, क्योंकि अब वहाँ पे गलती कॉन्ट्स में गलती कर दी तो सीधा नंबर कट है माइनस, तो उसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि तुम करो। और वो क्वेश्चंस कभी कभी वो रखेंगे भी ऑप्शन आसपास के कि तुम तुक्के मारने जाओ तो भी वो तो पकड़ लेंगे तुम उतना। तो मेरा बहुत वो था कंफर्म स्ट्रेटजी कि मैं सिर्फ अर्थमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, जितने आए उतने ही करूँगा, और उसके अलावा छूँगा भी नहीं। और पता है 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे मैंने, 6 अर्थमेटिक के आए थे, उतना ही टाइम मेरा पूरा टाइम निकल गया 6 क्वेश्चन में, तो मेरा खत्म हो गया था टाइम, तो मैं सोच भी ना पाऊँ कि बाकी कोई कर पाऊँ तो मेरा तो बहुत बाकी मेरे को नहीं आता था। मेरे को अलजेब्रा ना मैं ना पढ़ के गया ज्योमेट्री मैंने ना देखी एक बार भी, कोई फॉर्मूले नहीं देखे मैंने ज्योमेट्री के। बट इतना भी काफ़ी होता है, अगर तुम्हारा कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम्हें आना है तो तुम एक 80% भी क्रॉस कर जाओ ना, तो बाकी अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम आ सकते हो बड़े आराम से। ट्रू, देखो सेम मेरा सीन था। मेरे को क्या था कि मैंने अर्थमेटिक पढ़ी, नंबर सिस्टम बेस बनाने के लिए पढ़ लिया, अलजेब्रा देखा, एक भी सवाल अलजेब्रा का करा नहीं। ज्योमेट्री तो देख के डर लगता था कि सर्कल आगे भाई इसको छोड़ दो, स्किप कर दो बिल्कुल। पर कई बार पता है क्या, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो सर्कल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, जो डायरेक्ट फार्मूला से हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सेट फार्मूला से क्वेश्चन होगा वो, और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो पढ़ा नहीं है तो दुख भी बहुत होता है। मैंने ऊपर ऊपर से नज़र मार रखी थी, तो मुझे दिख रहा था कि यार काश इसका फॉर्मूला याद होता तो तुरंत हो जाता अभी। तो वो मलाल तो सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन उस चीज़ को छोड़ो। 6-6-6 वाली बात कहूँगा मैं इसमें भाई, 6 सवाल हो जाए तो हो जाए। देखो अर्थमेटिक के अंदर एक्यूरेसी अगर आपकी 100% है ना, तो काम हो गया आपका, डन, सॉर्टेड है। तो मैंने भी अर्थमेटिक से ही सारे सवाल करते हैं, और शायद एक दो नंबर सिस्टम के भिड़ गए होंगे तो गलत भी हो गए होंगे, तो कुछ ऐसा है। 40 मिनट में एग्जैक्ट मेरा यही सवाल करे थे, और अर्थमेटिक पे ही फोकस किया था, अर्थमेटिक पे प्रैक्टिस की थी। सिंपल से सवाल आते हैं यार, ट्रेन वाले बहुत रिलेट कर पाते हो। ये अलजेब्रा में XYZ आता है भैया, मुझसे तो रिलेट होता नहीं, तो मैं कर नहीं पाया उसको। तो मोरलेस बात ये है कि अगर आपको सेल करना है सिर्फ क्वांट के अंदर या DLR के अंदर या VRC के अंदर, तो आपको मैंने सेफ स्कोर तीनों में बता दिया। 6 क्वेश्चन है, 6-6 वैसे सच फैक्ट है ये 6-6 वाली, बट ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि बस 6-6 कर लो और आपका काम हो गया। पर ये एक्चुअल फैक्ट है कि अगर 6-6 कर ले तो सच में काम तो हो जाता है। बट फैक्टर्स बहुत सारे हैं कि अपने आप को पुश करना चाहिए, और रियल एग्ज़ाम में रिस्क नहीं लेना चाहिए। लास्ट वाले जो DLR अगर आपका ख़राब हो गया, कुछ फकअप हो गया, तो यार उसकी वजह से ये मत सोचना कि अब तो एग्ज़ाम ख़राब हो गया, अब इसमें इसमें पुश मत करो क्वांट के अंदर। ये मैं बहुत महसूस किया है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि DLR ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया। बट थोड़ी मेहनत अगर एक्स्ट्रा कर ले और उस चीज़ को भूल जाएँ कि DLR ख़राब हो गया, तो क्वांट सही हो जाता है। भाई मैं फिर से वही सलाह है मेरी तो कि 1 मिनट छोड़ना चाहिए DLR के अंदर भी, एंड के अंदर, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि अब आने वाला है क्वांट, और क्वांट के अंदर भी ABC क्राइटेरिया बना लेना चाहिए। अर्थमेटिक का भी अगर आपका 2-3 ज़्यादा सब्जेक्ट है, मतलब 2-3 ज़्यादा टॉपिक्स आपने कर रखे हैं, तो उसमें ABC क्राइटेरिया बना लेना चाहिए, और अपने शीट पे लिख लेना चाहिए कि सबसे पहले मैं 13 नंबर वाला सवाल करूँगा, और तुरंत उसको सोल्व कर भी दे। अगर ईजी है तो कर लो, और अगर छोड़ने की क्षमता रखते हो तो छोड़ दो। पर करने एट दी एंड 6 सवाल है ही है, और वो ऐसे होना चाहिए कि एक्यूरेसी बिल्कुल यूँ होनी चाहिए, एक्यूरेसी 100%, तब तो आ जाएगा आपका इजी। रेस्ट ऑल कुछ इनपुट्स?
बेसिकली सब तो कवर हो गया है कॉन्ट्स में, बट एक लास्ट चीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर आप 15 डेज रह रहे हैं और सिलेबस आपको लग रहा है कि एक दो चैप्टर्स बचे हैं, तो आप उसे मत छेड़ो. इंस्टेड आई वुड से दैट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस इन मॉक्स. वो मॉक्स में दे दो, गलत होगा कोई बात नहीं. जब आप उस मॉक्स को एनालाइज करोगे तब आपको दिख जाएगा कि जो चैप्टर आपने छोड़े थे उस चैप्टर से अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे. तो उस तरीके से आप सिलेबस कवर कर सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स का मॉक्स के थ्रू. अच्छा, मोक्स में भी देख लेना यार कि डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चंस आते हैं मोक्स में, वो वाले थोड़ा मेमोराइज कर लेना अगर हो सकता है तो. नहीं हो सकता तो जाने दो, नया टॉपिक मत पकड़ना. अभी कोई हो गया जो पढ़ना था पढ़ लिया. और अगर अभी फेस्टिव सीज़न चल रहे हैं, अभी हम बिहार में बोधगया में, या छठ पूजा चल रही है, तो फिर दिवाली गई है, दशहरा गया है, तो भाई अभी फेस्टिविटीज़ भी हो गई सारी. अब पढ़ लो थोड़ा बहुत. अब यूँ देख रहे हो कि भाई घर परिवार शॉपिंग कर रहा है, घूम रहा है, माहौल आ गया घूमने का, फॉल सीज़न चल रहा है बढ़िया. तो अगर यही सोचोगे तो फिर अगले साल भी यही सोचोगे कुछ कर नहीं पाओगे. 15 दिन रह गए हैं भाई. तो एक लास्ट चीज़ है कि कैट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपके कुछ अच्छे कॉलेजेस की डेट क्लोज हो जाएगी फॉर्म फिलिंग की, तो एक बार वो भर लेना. हाँ, वो IIFT ने कर दिया ना इस बार. IIFT 22 नवंबर, MDI गुड़गांव 22 नवंबर, IMT गाज़ियाबाद 22 नवंबर. और कुछ आप अगर आप लोगों ने स्नैप एग्ज़ाम भी दे रहा है तो फिर स्नैप एग्ज़ाम्स के भी कॉलेजेस की लास्ट होती है डेट, और उसके 3 एग्ज़ाम होते हैं तो उनकी भी डेट मुझे लगता है अभी बंद होने वाली है. इसके अलावा कुछ और हमसे चाहते हो तो मुझे टेक्स्ट कर दो लिंक्डइन पे. इन दोनों को भी ढूंढ लेना लिंक्डइन पे, नाम आपको पता ही है, मिल जाएंगे. नाम लिख के पीछे IM बोधगया लिख देना, मिल जाएंगे. और कोई और क्वेरी हो, कोई और सजेशन, तो कमेंट हमेशा खुले हैं. क्रिटिसिज्म है तो भी खुले हैं. कुछ कुछ अच्छा बताना चाहते हो तो भी खुले हैं. ठीक है. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू आवर बकवास. लेट्स मीट अगेन इन अनदर अनफिल्टर एपिसोड.